नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्ध लेखिका मैत्रेयी पुष्पा जी की लिखी हुई कहानी सहचर। तो शुरू करते हैं कहानी। दद्दा पाँवों को घसीटते हुए से घर में घुसे। अम्मा ताज्जुब पूर्वक देखने लगी। ऐसी खुशी आनंदी के मौका पे तुम, क्या हो गया? कुछ नहीं तो फिर, अम्मा ने कहते हुए खटिया बिछा दी। वो बंसिया। दद्दा आंखें मूंद कर कुछ सोचने लगे। अम्मा ने उन्हें कंधों से हिला डाला। क्या बात है बंसी, देखो तुमने? कहाँ? दद्दा ने जो बताया वो बंसी भैया के लिए अप्रत्याशित तो नहीं कहा जा सकता, दुर्लभ और असंभव हो सकता था। बंसी भैया निरे सूधरे, गऊ के जैसे, गांव में सब ये कहते। दद्दा की बात उनके लिए अंतिम सत्य थी। मुझसे कुछ भी कहते हुए झिझकते, भले मैं उनसे छोटा था। बचपन में दादी के संग लगे रहते और बड़े होने पर बैलों के संग संग खेतों की जुताई बुवाई आदि में खटे रहना। बंसी भैया के ब्याह की बात चलने लगी। उनके लिए लड़की देखने जाना था। हमारे यहाँ लड़का साथ जाए, अपनी पत्नी के रूप में किसी लड़की को पसंद करे, ये रिवाज नहीं है। अतः दद्दा के संग मैं गया। वैसे भी दद्दा मुझे पढ़ा लिखा और समझदार मानते थे। मैं उस समय 11वीं कक्षा में पढ़ता था। वो सिलाई सीखने आई थी लड़की। जो मास्टर जी हस्तकला की कक्षाएं लेते थे वे हमारे गांव के थे और उन्होंने ही हम लोगों से चुपके से लड़की दिखा देने का वादा किया था। मैंने निगाह उसी ओर गड़ा दी जिस तरफ हॉल में वो अन्य लड़कियों से घिरी हरी छीट का कपड़ा और कैंची लिए बैठी थी। हम लोगों के गुस्से ही मास्टर जी ने बता दिया था, वो पीली धोती पहने गोरी सी लड़की छबीली है, घनाराम की भतीजी। अपूर्व, अद्भुत, सुघड़, बड़ी बड़ी काली आंखों को घुमा घुमा कर वो हमारी ओर देख रही थी। गुलाबी होंठ, गोल मुंह, नाक में पहनी सतबुंदिया लौंग तक देख ली मैंने। उसने शायद बुरा मान लिया और उपेक्षा भरी निगाह डालते हुए अपनी सहेली के कान में संभवतः मेरे ही बारे में कुछ कहने लगी। बंसी भैया के लिए मैं भी तो ब्याह जोग, छी, मैं कैसी बातें सोचने लगा। हम बाहर निकल आए। मैं अभी पलट कर पीछे को देख उठा। उसने हमारी ओर पीठ कर ली थी। मास्टर जी अपने अनुभव बता रहे थे। बड़ी गुनी है मुंडी, आप विश्वास न करोगे कि कितने इनाम। हमें जब पहले पहल जिला कार्यालय से आदेश मिला था कि शहर में प्रतियोगिता होने जा रही है और हमें भी उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम देने जाना होगा, तो हमारे तो हाथ पांव फूल गए। इस बीहड़ गांव में नाटक माटक कौन करेगा? चलो लड़कों को तो जोड़ बटोर भी लो, पर लड़कियों का पार्ट? गांव का एक लड़का है भारत, बोला लोक नृत्य करा लो मास्टर जी। वाह भाई वाह, क्या सुझाव दिया है तुमने भी। यहाँ लड़कियों को मैंने ब्याह शादियों तक में नाचते देखा नहीं, सुना नहीं। जनता के सामने स्टेज पर मैंने उपहास किया। मैं सोच रहा था भारत ने भी मजाक में कह दिया है या मुझे ढांढस बंधाने के लिए, लेकिन वो गंभीर था। विश्वासपूर्वक बोला, छबीली करेगी ना नाच, उसके चाचा भेज भी देंगे और वो जाएगी तो गांव की 4-6 मोड़ी भी तैयार हो जाएंगी। मैं अभी भी भरोसा नहीं कर पाया। विश्वास करने लायक बात ही नहीं थी। इन गांवों में नाच शब्द का अर्थ है तवायफों का नाच, बारात के संग आने वाली नचनियों का नाच या फिर आदिवासियों का राई नाच। भारत मेरी उलझन समझ गया तो उसने छबीली के बारे में बताना आरंभ किया। आप बैठ जाओ कक्का, और लखन तुम भी। मास्टर जी ने वहां बिछी खटिया की ओर संकेत किया। हम छोटे से कमरे में थे जो मास्टर जी का निवास था। किस्मत बड़ी बुलंद चीज है और बड़ी, कहकर मास्टर जी कुछ देर को चुप हो गए, उदास। अफसर की बेटी है छबीली, माता पिता दोनों पढ़े लिखे विद्वान। तुम्हें घनाराम को देखकर विश्वास हो सकता है कि इनके भाई इतने बड़े अहल करा? काका बोले, हो सकता है, हमारे यहाँ भी बंसी खेती करता है और ये लखन पढ़ता है, बहुत घरों में हो जाता है ऐसा। मास्टर जी बोले, उम्र छींच जाए तो किसी का बस नहीं रहता फिर, नहीं तो कार में जाते हुए ड्राइवर समेत तीनों मारे जाते। बुरी तरह टक्कर हुई ट्रक के साथ। छबीली तो ऐसे बच गई जैसे जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। उस समय उम्र कोई 7-8 बरस रही होगी मोड़ी की। बिलकती थी माता पिता की याद में। और दूसरी बात यह कि फूलन में पली मोड़ी इस गांव की खुरदुरी धरती पर आन पड़ी। घनाराम ही ले आए भतीजी को। रोती बिसूरती किसी विधि शांत न होती। घना ने और उसकी घरवाली ने अपने बच्चा भुला दिए, उसे कलेजा से लगा लिया, माता पिता से ज़्यादा दुलार दिया। गांव में तो 5 तक स्कूल था, उसी में भेजते, किताबें जुटाते। वो कहती मैं नाच सीखूंगी काका। घना काका विवश लाचार हुए बच्ची से कहते, बेटा यहाँ नाच का स्कूल नहीं चलता। वो घुंघरुओं को बांध कर नाचती अपने काका काकी को दिखाती। उन्होंने कई बार विचार किया कि किसी तरह शहर में, पर नहीं हो सका। सीमित आय और ग्रामीण रहन सहन, रीति रिवाज, अनेक प्रकार की रुकावटें आड़े आ गईं।
कहते हैं ना, कच्ची उम्र कुम्हार की गीली मिट्टी की तरह होती है। बस उसी के चलते धीरे धीरे छबीली काका काकी के मुंह में बंध गई, घर का काम उठा लिया। आरंभ में तो वो अंग्रेजी स्कूल की बातें बताया करती, गांव के लोगों को नाच नाच कर दिखाती। कुछ दिनों तो औरतें आदमी राह चलते उसे रोक लेते और कहते, बिटिया तनिक नाच के तो दिखाओ, नाच दो बिन्नू। वो नाचती जैसे सिनेमा थिएटरों में नाच होता है, बिल्कुल उसी तरह, हाथ नचाकर मुंह मटकाकर। कहते हैं ना, हमारे मांसपेशियां जिस अभ्यास को कुछ दिन कर लें उसे आदमी ता जिंदगी नहीं भूलता। छबीली ने रात दिन मेहनत की, अपने साथ 5 लड़कियां और तैयार की, उन्हें अभ्यास कराया और फाग नृत्य तैयार किया। हमें तो लोग खुद ऐसी आशा न थी। 13-14 साल की लड़की ऐसे नाची जो स्टेज पर नहीं पानी पर चल रही हो। प्रथम स्थान मिला हमारे नृत्य को, छबीली को और हमारे गांव को। फिर तो जब भी ऐसे कार्यक्रम होते हम कोई ना कोई लोक नृत्य करते। वहाँ लोगों ने मुझसे कहा कि इस लड़की को नृत्य की शिक्षा के लिए शहर में ही रखो, लेकिन घनाराम तैयार ना हुए। उन्हें तो भाई की अमानत से उनंतर होना है, हाथ पीले करके, डोली में बिठाकर विदा करके। गांव में बड़ी उम्र तक नाच सीखने का रिवाज नहीं, नाचते रहने की परंपरा नहीं। सो आपके यहाँ संबंध के लिए गए होंगे, उन्हें जल्दी है ब्याह की। नगीना लड़की है, मेरी एक ही विनती है आपसे, आप बंसी के लिए नहीं लखन के लिए ले लो उसे। मास्टर जी की बात और मैंने शर्मा के आंखें झुका लीं। वैसे कहीं मुझे बड़ी भली लगी ये बात। दद्दा को कतई नहीं जची। मास्टर जी भी उल्टी बातें करते हैं। बंसी बड़ा है कि लखन? लखन पढ़ा लिखा लड़का, नाच माच से क्या होता है, हमें क्या पतुरिया चाहिए? 5 क्लास पढ़ी है और लेन देन। अरे हम तो बंसिया के लिए ही राजी होने में अभी विचार करेंगे। और एक दिन छबीली हमारे बंसी भैया की दुल्हन बनकर आ गई। मास्टर जी ने छबीली के कक्का से इतना अवश्य कहा, मुझे क्या पता था आप इतना खर्च करने वाले थे, इतने में तो एक से एक लड़के। वे बोले, मास्टर जी हमें सादा और सीधा सच्चा लड़का चाहिए था, हमारी छबीली बहुत भोली है। ये बात हमारे दद्दा के कानों में आई तो वे मास्टर जी पर बड़े लाल पीले हुए। क्या दे दिया है ऐसा? ऐसे ही लखपति थे तो देख लेते दूसरी जगह, हमें तो गरज नहीं थी। मास्टर जी को क्रोध आ गया, कठोर स्वर में उत्तर दिया, इस बच्ची के माता पिता जीवित होते तो तुम इसकी छाया तक नहीं देख पाते। गांव में बंसी भैया के बारे में कोई भी मत रहा हो। अम्मा ने उन्हें निर्बुद्धि और दादी ने हीरा कहा हो। इन सब विभूषणों से निष्प्रभाव रहते हुए वे अपने रचे हुए संसार में विचरते रहते। घर के बैल भैंस, पड़ा पड़िया, बच्चा बछिया उन्हें पहचानते थे, कान खड़े करके उनसे हंसते बोलते थे, बाएं बाएं रंभा कर उनसे हठपूर्वक इच्छित चारा पानी मांगते थे। उनकी पाली हुई नेवलिया घर में दिन रात उछल कूद मचाया करती। उनका कहना तो ये भी था कि धान वाले खेत की बामी में रहने वाला नाग भी उनका मित्र है। बस इन्हीं बातों के चलते लोग उन पर हंसते और अम्मा उन्हें कतई बुद्धू मानती। हाँ, हल बखर हाँकने वाले किसान जरूर उनके स्वस्थ शरीर और सलीके पूर्वक बोए हुए लहलाते खेतों को देखकर डाहा करते। वो विदा के दूसरे दिन की रात थी। बंसी भैया और छबीली अपने ब्याह वाले कपड़ों की गांठ जोड़े देवता पूज चुके थे। उनका मिलन ग्रह एक कोठा था जिसकी किवाड़ों में पर्याप्त झिरी थी जो देखने में सुविधा दे सकती थी। अम्मा ने भैया से बोला था, सिरिया बहू के पास जाते लंप बढ़ा दियो, मतलब बुझा दियो, या केबारन के ऊपर खेस टांग दियो। हम लड़कों ने योजना बनाई, रात के समय कोठे की किवाड़ों पर कान लगाकर सुना जाए, झिर्रियों से देखा जाए बंसी भैया अपनी दुल्हन से क्या बातें, बैल भैंसों की या नाग नेवला की। ये अच्छा ही हुआ कि अम्मा की दी हुई हिदायत वे कतई भूल गए और कुप्पी जली ही रही। हम लोगों ने झिर्रियों पर बारी बारी तो कभी सामूहिक रूप से ऐसे आंखें गड़ा दी जैसे बाइस्कोप देख रहे हों। हम अंधेरे में और कोठे वाला दृश्य उजाले में। छबीली खटिया पर बैठी थी, नए कपड़ों में रंगीन रंगीन, रेशमी रेशमी। बंसी भैया खड़े थे मुंह बाए, आंखें फाड़े, ठगे ठगे से निश्चल। देर तक ऐसे ही खड़े रहे। हम बेचैन हो उठे, दृश्य परिवर्तन हो ही नहीं रहा। जैसे ही वे तनिक आगे को बढ़े, बाहर खड़े लड़कों की धुकधुकी तेज हुई। वे एक दूसरे पर चढ़ चढ़ कर किवाड़ों पर पलटे पड़ रहे थे। धक्कम धक्के में दृश्य लाभ पूरी तरह नहीं हो रहा था। सहसा एकदम से बंसी भैया ने छबीली का हाथ पकड़ लिया, कुछ इस तरह जैसे बैल का मुंह थाम लेते हैं वे अक्सर। कोई नन्ही सी चीज हाथ की उंगली में डाली, जो बैल को मुछिका लगा रहे हों। घूंघट में से सुरीली घंटियां बजीं। महीन स्वर ने कहा, अरे जे तो आरसी है, शीशेदार आरसी, सोने की, उंगरिया में नहीं अंगूठे में। नरम गोरे हाथ ने आरसी उतार कर उनके सामने धर दी और अपना कोमल नाखूनी रचा गुलाबी अंगूठा आगे कर दिया। बाहर हम सबके मुंह से निकला, बुद्धू।
बंसी भैया ने झेप के कारण आंखें मीच लीं, फिर कनखियों से देखते हुए कांपते हाथों से अंगूठे में आरसी चढ़ा दी। बहुत देर तक फिर दोनों उसी तरह बेहरकत। बाहर हम लोगों में फिर बेचैनी। बस उसी घड़ी चमत्कार की तरह छबीली ने अपना घूंघट ऊपर सरका दिया। कुप्पी की पीली रोशनी फीकी पड़ गई। गोरे चांद सा उजला मुख, सुंदर होंठ और बड़ी बड़ी आंखें। बाहर लड़के फिर धक्का मुक्की करने लगे। आगे वालों के कंधे पर पीछे वालों ने अपनी अपनी ठोड़ी टिका दी। छबीली ने बंसी भैया का हाथ पकड़कर उन्हें खटिया पर बिठा दिया। खुद भी पास बैठ गई सटकर। लड़के किवाड़ों पर सावधानी से चिपके थे, जो अब एक दूसरे को नोचने लगे। किसी ने कहा श्श। बंसी भैया ने आंखें झुका ली थीं। छबीली ने अपना आरसी वाला बायां हाथ भैया की गोदी में रख दिया। लड़के बाहर एक दूसरे को मुक्का मार मार कर चिताने लगे। उनके कंधे पर अपनी बाहें लपेटकर छबीली आरसी में जड़े नन्हे शीशे को नचाती हुई बोली, काए तुमने बनवाई जा आरसी? कोठी में जो बांसुरी बजी। लड़कों ने सिसकारी मारी। बंसी भैया चुप, परे सरकते हुए। बौड़म बसंत, निराट मूरख। लड़कों की खुसुर पुसुर से इस तरह के शब्द निकल रहे थे। बंसी भैया बोलना चाह रहे थे। पीले उजाले में ध्यान से देखने पर हमें लगा कि उनके होंठ पर उगी छोटी छोटी मूछें कांप रही हैं, पर निश्चित ही उनका हलक सूख रहा है। वैसे तो हिम्मती हैं, मरखनी धौरी गैया को उनके सिवा कोई नहीं धू पाता, परंतु वे तो नजरें नीचे को गड़ा कर दादी की कहानी कहने लगे। हमारी दादी बड़ी अच्छी थीं। बचपने में हम उनके ही पास रहते थे। अम्मा हमें कने कबहू नहीं सुलाती थीं, काहे से कि हम खटिया में मूत। कहकर बंसी भैया ने अपनी जीभ काट ली। बाहर लड़कों ने अपना माथा पीट लिया। मधुर घंटियां फिर बजीं। फिर क्या, बड़ी बीमार थी दादी, सो अम्मा ने निकाल के वे कंठा वाले कोठा में डाल दईं। हमें बहुत बुरा लगा। हम अम्मा से कैसे कहें, वे उल्टी हम ही को गारी सुना देती। भट्टिन बुखार चढ़ता था। हम मस्कऊ बैठते और काढ़ा बना के पिवा देते। अम्मा ने देख लिया, खूब खिच्चे आई। बोली, ते तो शुरू से जा डुकैया के संग मरत जियत है, सो रह गयो बौड़म। बुद्धि पनपे कहाँ से? डुकरो अपना गाथाएं पढ़ाउत रहत। पगलेट। तुम्हें पगलेट लग रहे हैं हम? बंसी भैया ने छबीली का चूड़ी भरा हाथ थाम लिया। उनके इस आवेश और जोशपूर्ण कार्य को देखते ही लड़के बोले, शाबाश, आगे बढ़ो बेटा, आगे। कमाल है कि छबीली ने अपना हाथ छुड़ाया नहीं। दूसरे हाथ से भैया का हाथ सहलाने लगी। तुम पगलेट? छी। वो हंस पड़ी, छन छन छन। हमसे शर्माते हो? फिर हंसी, छन छन छन। नहीं, कहकर वे छबीली की रेशमी साड़ी जो जांग के ऊपर थी उस पर हाथ फिराने लगे। हम लोगों ने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। भैया बोले, हाँ तो हम कह रहे थे, अम्मा के राक्षसी व्यवहार को दादी समझती थी, हमें अपने पास रुकने ना देती। कहती, जा बेटा जा, नहीं तो तेरी मतारी मारेगी। हमने उनकी एक ना सुनी। अपनी खटिया उनकी खटिया से बढ़ाकर वहीं बिछा ली। एक दिन रात के बखत दादी ने एक चपिया में से जे आरसी हम ही से निकलवाई और बोली, मेरी अब ज़्यादा उम्मीद नहीं है जीवे की। तेरी ब्याह शादी होगी बेटा, सो दुलैया को जा मेरी निशानी दे दियो, धर ले संभाल के। हम खेत की बामी में धराए नाग पापा के रक्षा करते रहे। कहकर बंसी भैया विमुग्ध होकर छबीली को देखने लगे और छबीली ने प्यार में आकर उनका हाथ चूम लिया। हम लोगों की आंखें फटी रह गईं। किवाड़ों पर पुतलियां रगड़ते रहे। उसी समय लगा कि दोनों में से किसी ने कुप्पी बुझा दी। खटिया जोर से चरमराई। हमने एक दूसरे की अखबार भर ली। उस दिन के बाद मैंने उन्हें एक दूसरे में रमे हुए पाया, कबूतर के जोड़े की तरह चोंच से चोंच जोड़े। सवेरे बंसी भैया खेतों पर जाते तो छबीली चौके में कलेऊ बनाती। दोपहर को बखर से लौटते तो नहाने का पानी धरती, धुले कपड़े देती, खाना परोसती, सामने बैठी रहती, हंस हंस कर बतियाती। भैया विभोर रहते, नशे में डूबे हुए से कहते, विरमा ने हमारे लाने खूब सिरजी तुम, नातर कैसे जिंदगी कटती, हम तो ठहरे। छबीली चुप कर देती, उंगली उनके होठों पर धरकर, और उनकी छाती से लग जाती। मेरी चोर निगाहों ने ऐसी कितनी ही बातें देखी। सांझ के समय बंसी भैया के लौटने तक वो झमक झमक कर काम निपटाती। भैया बैलों के संग संग जुटकर छबीली घर के सारे कामों को अपने कंधों पर ढोकर भी अबीर गुलाल से खिले रहते दोनों। मैं पढ़ने वाला लड़का था। उनके कौतुकों को तमाशे की तरह देखता, उन्हें ठस और बेवकूफ़ मानता। मैंने छबीली को कभी भाभी ना कहा था। वे मेरी समझ में कहीं से भी मेरे स्तर के ना थे, कारण कि अम्मा दद्दा ने सदा मुझको बंसी भैया से 2 हाथ ऊपर माना था। उनकी अभिलाषाएं मुझसे लगी थीं। वे मेरे हामिक अहलकार बनने के सपने देखते थे और उसके बाद मेरी शादी।
अम्मा के अपार अरमानों का एक सागर था जो मुझे देखते ही उनकी आंखों में लहरा उठता। मैं ऊपर वाली अटारी में पढ़ रहा था। बंसी भैया उद्विग्न और घबराए हुए आए। बोले, लखन तेरी भाभी कहाँ है? मैं सब जगह देख आया, न चूल्हे के पास, न पनारे पर बर्तन मांजती हुई, न कुआं पर पानी भरती और न कंडा थापती दिखी। तैने कहूँ? मैंने किताब के ऊपर से सिर नहीं उठाया और बोल दिया, अम्मा से पूछ लो। अम्मा से पूछी थी लखन, बे बोली, जा सिरी को देख लो। छिन भर के लाने लुगाई आंखन से ओझल का हो गई, परले समझ रहे हो काय रे, तेरो ही ब्याह भयो है निरालो। लखन, अम्मा ने डांट फटकार तो नहीं कर डाली वासे? इतने में दद्दा की आवाज आई। बंसी भैया चटपट सीढ़ियां उतर गए। नीचे पहुंचकर दद्दा ने उन्हें अपनी चिलम पकड़ा दी और उसमें तंबाकू रखकर आग रख लाने को कहा। मैं भैया के पीछे पीछे नीचे आ गया। दद्दा से रुपए लेने थे किताब के लिए। वे कंडों वाले कोठे में घुसे तो घुसे ही रह गए, बड़ी देर तक नहीं आए। दद्दा द्वार से उठकर घर में दोबारा आए, भैया को आवाज देने लगे और अचानक उनका सर कर्कश होता गया। अंत में चीख कर बोले, बंसिया, ओ बंसी, निकल के आते हैं। भैया घबरा कर आंगन में आ गए। दद्दा ने उन्हें पकड़कर कमर में लात दी। सारे लुगाई के गुलाम, दिन देखे ना रात। अम्मा ऊपर से उतरकर आंगन में आ गईं। भोर की पौड़ रही है महारानी, काम धंधे के लाने हम लगे हैं तो इनके चाकर ऐसी हती तो लखपति चाचा भेज दे तो दास बांधी। बंसी भैया देखते रह गए। दद्दा ने उनके हाथ में से चिलम छीन ली। फिर भी वे चूल्हे में कंडे सुलगाने लगे। अम्मा ने फुफकार मारी, तेरी मतारी लगत है ना वो, सो कर चाकरी, काढ़ो बना बना के पीवा, कहूँ नहीं चढ़ी तिजारी, सब मक्कड़बाजी है, हम क्या जानते नहीं है तिरिया चरित्र। बंसी भैया की आंखों से आंसू बह रहे थे, धुआं के कारण या? सुबह सुबह वे ऊपर अटारी में मेरे पास आए। उनकी आंखें सूजी हुई और लाल थीं। बोले, लखन, छबीली का बुखार ही नहीं उतरता, पाँव का घाव पुराता ही नहीं, भट्टी सी तच रही है, ना मालूम क्या क्या तो अंट बंट बोल रही है, तलफ रही है लखन, मछली की तरह, पेट में अन्न का रेसा नहीं, आज 3 दिन हो गए। भैया की कांपती हुई आवाज़ मेरे भीतर तक उतरती चली गई। मैंने छबीली से कभी ज़्यादा वास्ता नहीं रखा, नौकरानी से बड़ा दर्जा उसे घर में मिला नहीं, पर वो मेरे लिए अटारी में खाना लाते समय, धुले कपड़ों को तहाते वक्त, अटारी में मेरी किताबें करीने से लगाने के क्षणों में जानलेवा मुस्कुराहट फेंकती और मैं आंखें तिरछी करके विमुख हुआ बैठा रहता या बाहर निकल जाता। मैं अम्मा के पास लपकते कदमों से पहुंचा और तैश में आकर बोला, तुमने भाभी को देखा है? कहाँ पड़ी हैं? उनकी हालत? दद्दा ने बैलगाड़ी तैयार की। कोठे में से जब छबीली को अम्मा और मैंने उठाया तो वो दाएं पांव पर जोर पड़ते ही धम से गिर पड़ी। जैसे तैसे गाड़ी में धरी। मैं और दद्दा चिरगांव चल दिए डॉक्टर को दिखाने के लिए। बंसी भैया चाह कर भी नहीं जा पाए। वे गाड़ी की ओर लपके अवश्य, पर दद्दा की आंखों में गूंजती मौन हड़क ने उन्हें बरस दिया। वे बैलगाड़ी को टकटकी लगाकर देखते रहे, तब तक जब तक कि हम ओझल ना हो गए। छबीली भी दाएं नयन पर 2 उंगलियों से घूंघट का झरोका बनाए निहारती चली आई। देह के रोम रोम से दर्द फूट रहा था। संभवतः बैठने का बूता नहीं था, फिर भी देखती ही रही वहां तक जहां तक बंसी भैया। मैंने लौटते समय देख लिया था कि बंसी भैया धूप भरी दोपहरी में नंगे सिर खड़े हमारा ही इंतजार कर रहे हैं। मैं रास्ता काट कर छिपता हुआ ऊपर चढ़ गया और अटारी में जाकर खटिया पर लेट गया। प्यास बहुत लगी थी, लेकिन पानी पीने जाऊं तो नीचे बंसी। दद्दा से कितना कहा था कि छबीली को घर लौटा ले चलो या झांसी अस्पताल में दाखिल कर दो, लेकिन वे मेरी बात नहीं माने। डॉक्टर की बातें। इस लड़की को बुखार तो इस घाव के कारण चढ़ता है। ये घाव साधारण नहीं, गैंग्रीन लगती है। हाँ, 99% गैंग्रीन। पाँव काटना पड़ेगा इसका, नहीं तो जान। पाँव? मैं तो कांप गया। दद्दा की त्योरियां चढ़ गईं। डॉक्टर की दुकान के बाहर आकर बोले, कोई कोई जन्मता ही मनहूस होके है, बहुत दुर्भागिनी है। मताई बाप की कैसी अनहोनी मौत भई। अब लो अपने जन्म में जो महागसा, हमारे बस की तो लो कछू है नहीं। बहू को मायके भेजे आते हैं, इसके चाचा जाने हो जा बहू, पाँव कटे के रहे, हमें क्या करना है। मैं तिलमिला गया। क्या कह रहे हैं दद्दा? बंसी भैया पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे हम उन्हें? दद्दा ने मेरे कहे पे गौर नहीं किया, बल्कि क्रोध के कारण मुझे गाड़ी में से उतार दिया और 5 का नोट मेरी ओर फेंक कर बोले, जाओ घर लौट जाओ तुम। हम बड़ेन को अपने बाल बुद्धि से भिरमाना चाह रहे हो? आगे दुनिया देखोगे तब आएगी तुम्हारी समझ में हर बात। मन नहीं माना, मैं नीचे पहुंचा। बंसी भैया कटे वृक्ष की तरह उसी टाट पर कंडा वाले कोठा में पड़े थे, जिसके ऊपर से छबीली। अम्मा बोली, बिना अन्न पानी के ऐसे ही मुंह सुखाए निर्जीव की तरह परो है मूरख।
हमने कै बार जगाओ, आंखें नहीं खोलता। जाने नास परे ने किन बैलन की घंटियां सुन लई, सो घाम में ठाड़ो रहो दिन भर। मुझे आया जानकर उन्होंने आंखें खोली। सचमुच मैं बंसी भैया की मौन भाषा से डर गया। क्या उत्तर दूं? लखन छबीली कहाँ है? वे उठकर बैठ गए। मैं भीतर ही भीतर थरथरा गया। अम्मा की प्रश्नवाचक निगाह अलग लगी थी। मैंने कलेजा कसते हुए वो सब बता दिया जो डॉक्टर ने। गैंग्रीन है बंसी भैया, पाँव। पाँव? पाँव क्या लखन? पाँव क्या, गैंग्रीन क्या? वे मेरे कंधे पकड़कर झकझोरने लगे। अम्मा की आंखें फैल गईं। लाज लिहाज छोड़कर बंसी भैया अपनी औरत के बारे में? अम्मा को कहाँ बर्दाश्त होता। अब पाँव कटने के सिवा कोई इलाज नहीं। दद्दा छबीली को उसके मायके, मैं एक सांस में बोल गया। सुनकर बंसी भैया मुझे छोड़कर ऐसे हटे जैसे छूने से वे डर रहे हों। बुद्ध की तरह बैठ गए। बड़ी देर तक पलके झपकना ही भूल रहे। अम्मा उन्हें हिलाने लगी। मोड़ाते होश में नहीं कहा, अरे चेतंत रहे, जो होना होगा हो जाएगा। मुझसे ना देखा जाता था। मैं ऊपर आ गया। बंसी भैया पीछे ही पीछे चले आए। गहरी गहरी सांसें भरते हुए कहने लगे, लखन अब कोठे में से छबीले की चीखें आ रही हैं ना, पाँव कट रहा है ना उसका। लखन, कुएं पर भीतों में पनारे में से छबीली की चीखें, गैंग्रीन गैंग्रीन कढ़ी चली आ रही है लखन। अब हम कहाँ जावें? मुझे लगा वे पागल हो गए। अकारण ही हंसते हैं फिर रोने लगते हैं। कई दिन तक इसी तरह। दद्दा ने उन्हें कोठे में बंद रखा। वे उठकर बैठ जाते और कानों में उंगली देकर न जाने क्या बेअर्थ बोलते। अम्मा रोटी लिए बैठी रहती, वे न खाते। अम्मा दादी की दर्द भरी आवाज़, सुनो तुम अपने कानों से सुनो, वे यकायक बोल उठ पड़ते। ये सिलसिला विराम पर न आता। दद्दा चिंतित हो उठे। खेती पानी मिट्टी हुई जा रही थी। बैल भैंसे बंसी भैया की हुड़क करते, चारा न खाते। करुण आवाज़ निकाल निकाल कर घर की ओर देखते हुए रंभाते। मास्टर जी ने कहा, लखन कह देना बंसी से छबीली की टांग कट चुकी है। जब वो बैसाखी लगाकर गांव आई तो उसके रास्ते में अभागा मैं ही था। न कुछ कहा न सुना, मुंह फेर कर चली गई घर की ओर। उसके चाचा चाची इस इंतजार में हैं कि अब तुम लोग छबीली को यहाँ। दद्दा ने न जाने कहाँ से देख लिया था मुझे। बोले, उस मास्टर से बात करने की जरूरत नहीं, वो तो उन्हीं लोगों की वकालत करेगा। काहे से कि वहाँ नौकरी करता है। हमारा उस लड़की से अब कोई वास्ता नहीं। अम्मा ने समर्थन किया और बोली, अरे अब वे घर का काम धंधा निपटा लेगी। अब तो उल्टे हमें ही को टहल करनी पड़ेगी। सो क्या करने हैं, हम अपने मोड़ा का दूसरा ब्याह कर लेंगे। टोटे हैं क्या? मैं अम्मा का मुंह देखता रह गया। मास्टर जी ने बंसी भैया से अकेले में मिलने की कोशिश की और मिले भी। बताया कि छबीली तुम्हारा इंतजार, पर भैया तो गूंगे बहरे की तरह बैठे रहे। मास्टर जी पछताते से बोले, होनी को यही मंजूर था। तुम दोनों ही नहीं रहे एक दूसरे के लिए, एक अपंग तो दूसरा विक्षिप्त। मैं झांसी इम्तहान देने के लिए गया हुआ था। सुना कि बंसी भैया का ब्याह हो रहा है। अब क्या करूं? घर जाऊं तो पर्चा छूटता है, यहाँ रहूं तो वो अनर्थ। मैं रात की बस में बैठ लिया। पहुंचा तो दद्दा बोले, तुम कैसे? मैंने अपनी छोटी सी दद्दा के शब्दों में नासमझ आवाज बुलंद की कि दद्दा पर जैसे देवता सवार हो गए। तो इम्तहान छोड़ के तुम जाके लाने भगे हो, सीधे लौट जाओ। कीने कही कि गम ब्याह कर रहे हैं बंसी का। मुझे याद है मुझसे झूठ बोलकर दद्दा ने मुझे लौटा दिया था। ब्याह का मुझे पता लग गया। मास्टर जी ही आए थे झांसी। उन्होंने ही बोला था, बंसी तो माटी का लौंदा की तरह ट्रैक्टर पर धर दिया। पीछे तुम्हारे जीजा बैठे थे साधने के लिए। हाँ, वो हरी गुलाबी पन्नियों को तोड़ तोड़ कर फेंक रहा था, मोर को नोच रहा था, पर उसे पूरा होश कहाँ। पहले ही भोला बाव रहा था, अब तो बिल्कुल ही। मैं भागा, बस पकड़ी और सीधे उस गांव जहां बंसी भैया की बारात। टीका से पहले ही पहुंच गया था। बाजे बज रहे हैं और बारात के आदमी भोजन के लिए तैयार थे। मैं सीधा दद्दा के पास पहुंचा, ये कहने, रोकने की ये अनर्थ ना करो दद्दा, लौट चलो यहाँ से। लेकिन दद्दा तो ऐसे बैठे थे जैसे उन पर वज्र गिरा हो, भारी चट्टान के नीचे दबे हों और चीख तक ना पा रहे हों। बंसी भैया की धूड़ मची थी। घराती बराती सब अवसन और लुटे लुटे से, बंसी कहाँ गया, कहाँ गायब हो गया। दद्दा का बोल फूटा और घिघियाते हुए बोले, भैया किसी भी तरह खोजो, कहाँ मर गया ससुर। वे घुटनों में मुंह देकर बैठ गए। लोग लौट लौट कर आ रहे थे, रीते खाली हाथ। दद्दा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, आंखें कौड़ी की तरह निर्जीव सी, होंठ अवश्य कांप जाते। लड़की का पिता बदहवास की तरह कभी आता कभी जाता और कभी यूं ही बेमतलब चक्कर काटता। दद्दा की ओर कांपती निगाहों से देखता, कभी क्रोध से कुछ बोलता। रात के 4 बज गए।
हार कर दद्दा ने लड़की के पिता के पांव पकड़ लिए। माते जी क्षमा करो, सनकी हतो ससुर, बेकारी कर रहे थे बाकी शादी, जैसी आपकी दिशा है उससे बुरी हमारी। लेकिन गांव भी ऐसा वैसा नहीं। भाग्य की दुर्भाग्य से वो डाकू विक्रम सिंह का गांव था और उस शुभ घड़ी में कन्यादान का पुण्य कमाने विक्रम सिंह गांव आया हुआ था। वो मूछों पर ताव देता हुआ समारोह में आया। पहले तो हवा में 5 फायर किए, पेड़ों पर सोए पाखी चिचिया पड़े, गाय बैल रंभाने लगे। उसके बाद दद्दा का साफा दुनाली बंदूक से उनके सिर से अलग करके नीचे फेंक दिया। उनकी कनपटी पर दुनाली रखकर बोला, समधी साहब दूल्हा हाजिर करो। मजाकबाजी बहुत हो गई, ज़्यादा अच्छी नहीं होती। हम भी अपना सिर हथेली पर रखकर यहाँ तक आए हैं, बिना कन्यादान किए लौटना नहीं चाहते। दद्दा की गिक्की बंद गई, बराती कांपने लगे। बंसी भैया की जगह मुझे हाजिर करना पड़ा। विवाह वेदी पर मैं मेमने की तरह जबह हो गया। सप्त पड़ी लेते समय मेरी आंखों में आंसू उमड़े चले आ रहे थे। कन्या मुझसे लंबी और उसका हाथ अत्यंत काला था। ताड़का स्वरूपिणी। मेरे पांव कांपते कहीं के कहीं। बंसी भैया कहीं ना मिले, खोजे भी नहीं। फिर वे पागल समझकर छोड़ दिए और दद्दा सब्र जुटाने में लगे थे। अम्मा उन्हें कोस कोस कर भूलना चाहती थी। डाकू के गांव की कन्या को मैं कतई निभाना नहीं चाहता था, लेकिन वो मेरी पत्नी थी और अभी तक डाकू विक्रम सिंह ने ना तो आत्मसमर्पण किया था, ना पुलिस उसे पकड़ सकी थी। बच्चा हुआ है हमारे यहाँ। दद्दा कस्बे में बाजार करने गए थे, उन्हें बंसी भैया दिखाई पड़ गए। दद्दा को बहुत नफरत है उनसे, उनकी सूरत सपने तक में नहीं देखना चाहते, पर संभवतः मन नहीं माना। जिस सुनार की दुकान पर वे खड़े थे, दद्दा उनके चले जाने के बाद वहीं जा पहुंचे। पूछताछ करने लगे। सुनार ने दादी वाली आरसी दद्दा के सामने रख दी और बोला, जाको बेच गयो बंसी, कह रहो हतो कि वो छबीली को पांव बनवाने पूना जा रहे हो। अभी आप सुन रहे थे मैत्रेयी पुष्पा जी की लिखी हुई कहानी सहचर। पवित्र प्रेम की पराकाष्ठा मन को तरल कर गई। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।